हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम लोग आप इसी प्यार के कारण लगातार आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की हिंदी मीडियम में हम लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज बच्चों हम क्लास 12th की जो हमारी सेकेंड चैप्टर बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का समष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों। पहले चैप्टर की वीडियो मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हमें पढ़ना बच्चों वस्तुओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ना बाबू? वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं को बांटा कैसे कैसे जाता है। जैसे हमारी अंतिम वस्तु होती है और मध्यवर्ती वस्तु। ये क्या होती है अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और इसमें क्या अंतर है, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे बच्चों उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर है। और ये आप वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। क्या पता इन दोनों में अंतर आ जाए, किसी में दो में से एक में, है ना, या पर्टिकुलर एक भी आ सकता है, जैसे अंतिम वस्तु पूछ सकता है या मध्यवर्ती वस्तु में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है बच्चों उपभोग व्यय क्या है, उपभोग व्यय की अवधारणा क्या और उपभोग व्यय के घटक। क्लियर है? अगला नेक्स्ट, निवेश की अवधारणा तथा घटक क्या होते हैं, स्टॉक और प्रवाह क्या होता है ना। फिर अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, ठीक है। और अंतर क्षेत्रीय प्रवाह में आपको पढ़ना है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर, ठीक है। एंड लास्ट पढ़ना बाबू इस चैप्टर में आय का चक्रीय प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु में अंतर और उपभोग व्यय की अवधारणा, ये तीन क्लियर करेंगे बस। ये इस चैप्टर नंबर सेकेंड का जो है फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो वस्तुओं का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बाबू मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर। बाबू मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा को पार नहीं करती है, और अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा को क्या कर देती है, उत्पादन सीमा के बाहर होती है, पार होती है। सर एग्जाम्पल देके समझाइए। मान लीजिए कि एक चाउमीन वाला, चाउमीन तो आपने खाई होगी, चाउमीन वाले ने को क्या चाहिए, चाउमीन बनाने के लिए कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में उसने क्या करा भाई, रिफाइंड तेल जो भी लगता है वो डाला। उसके बाद चाउमीन के जो व्हाइट वाले लच्छे होते हैं वो डाल दिए। फिर उसके बाद वो उसने क्या करा, कुछ भी किया नहीं और आपको दे दे। क्या आप कच्चा चाउमीन खा लोगे? नहीं ना। तो ये चाउमीन जो है अभी उत्पादन सीमा को पार नहीं किया है, तो बच्चों ये कहलाएगी आपको मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। फिर उसमें काला वाला जो विनेगर चॉकलेटी ब्राउन ब्राउन सा जो होता है, मेरे को नहीं पता कैसा होता है, मसाले वगैरह डाल के उसे अच्छे तरीके से पका के प्रॉपर वे में आपको प्लेट में सर्व किया जाएगा, तो वो क्या हो गई बच्चों आपकी अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा को पार नहीं की होती है, और अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा को क्या कर चुकी होती है, पार, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, पहला पॉइंट। अच्छा, मध्यवर्ती वस्तु उपभोग के लिए, कंजप्शन के लिए, प्रयोग के लिए यूज तैयार नहीं होती है, ठीक है, उपयोग के लिए तैयार नहीं होती मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु क्योंकि उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी है, तो ये उपभोग के लिए क्या होते हैं बच्चों, तैयार होती है। क्लियर हो गया बाबू। सेकंड पॉइंट, भाई जो बाबू मध्यवर्ती वस्तु होता है ना, इसको हम यूज करते हैं कच्चे माल की तरह। किसके तरह यूज करते हैं? कच्चे माल की तरह यूज किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु को हम कच्चे माल की तरह प्रयोग में ला सकते हैं, और अंतिम वस्तु जो होती है इनको हम कच्चे माल की तरह प्रयोग में नहीं लाते हैं। क्लियर हो गया बाबू। क्या बोला मैंने? मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन की सीमा को पार नहीं करती है, कंजप्शन के लिए रेडी नहीं होती है। अंतिम वस्तु उत्पादन की सीमा को पार कर देती है, कंजप्शन के लिए रेडी होती है। मध्यवर्ती वस्तु को हम यूज करते हैं कच्चे माल की तरह दूसरे वस्तु के उत्पादन में, अंतिम वस्तु का दूसरे वस्तु के उत्पादन में यूज नहीं करते कच्चे माल की तरह। क्लियर हो गया यहां तक, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, मध्यवर्ती वस्तु को हम पुनः बिक्री रीसेल कर सकते हैं, जबकि अंतिम वस्तु को हम रीसेल नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया बाबू। मध्यवर्ती वस्तु को हम दोबारा बिक्री, पुनः बिक्री नहीं, पुनः बिक्री कर सकते हैं मध्यवर्ती को, अंतिम वस्तु को पुनः बिक्री नहीं करते हैं। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट देखिए अब,
मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है, वैल्यू एडिट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, पर अंतिम वस्तु क्योंकि उत्पादन की सीमा से बाहर हो चुका है बाबू, इसीलिए इसके मूल्य को बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को, वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो उत्पादन की सीमा के अंदर है, पर अंतिम वस्तु के मूल्य को बढ़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखिए बाबू, मध्यवर्ती वस्तु पर अगर आप खर्चा करते हैं तो उसे कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग व्यय कह सकते हो, या कह सकते हो मध्यवर्ती लागत। क्या कह सकते हो बच्चों? मध्यवर्ती उपभोग व्यय या मध्यवर्ती लागत। पर अंतिम वस्तु को पर किया गया व्यय उपभोग व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उपभोग व्यय कहलाता है। क्लियर हो गया? मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती है इनको जीडीपी और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुओं को जीडीपी और राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं बच्चों 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और बार रिवाइज कर ले रिवाइज। चलो करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन की सीमा को पार नहीं करती है, उपभोग के लिए तैयार नहीं होती। अंतिम वस्तु उपभोग के लिए तैयार होती है और उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी है। मध्यवर्ती वस्तु कच्चे माल की तरह प्रयोग में लाई जाती है, अंतिम वस्तु को कच्चे माल की तरह प्रयोग में नहीं लाया जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं को पुनः बिक्री रीसेल किया जाता है, अंतिम वस्तु को रीसेल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उत्पादन सीमा को पार कर चुकी है, और सॉरी नहीं करती है इसलिए बढ़ा सकते हैं, और अंतिम वस्तु को वैल्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता। बाबू मध्यवर्ती वस्तु जो होती है इस पे जो हम खर्चा करते हैं उसे मध्यवर्ती उपभोग व्यय या मध्यवर्ती लागत कहते हैं, जबकि अंतिम वस्तु पर किया गया व्यय उपभोग व्यय कहलाता है। मध्यवर्ती वस्तु को राष्ट्रीय और जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? आगे देखिए बाबू, आगे थोड़ा सा और देख लीजिए, ये वस्तु के वर्गीकरण में आप ये भी पढ़ लीजिएगा। उपभोक्ता वस्तु जो होती है ना, ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं बाबू टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु क्या होती है? जो भैया 7-8 साल तक चल जाती है ना? जैसा हमारे घर में पलंग हो गया, फ्रिज हो गई, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, ये टिकाऊ वस्तु होती है। अर्ध टिकाऊ वस्तु क्या होती है बाबू? जो ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलती है ना, 1-1.5 साल तक चलती है। अर्ध टिकाऊ वस्तु कपड़े हो गए हमारे, क्लॉथ्स। गैर टिकाऊ वस्तु नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो टिकती नहीं है, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, है ना, बनी हुई सब्जी शाम तक भाई अगर फ्रिज में नहीं रखा तो वेस्ट खराब हो जाती है। अब भौतिक वस्तु या सेवाएं, जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूं? अपनी सेवाएं। पुलिस मैन क्या देता है आपको? सेवाएं देता है। वकील क्या देता है? सेवाएं देता है बच्चों। तो क्लियर हो गया बाबू? अब ये हमारा आज की इस वीडियो का बाबू आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर। बाबू उपभोक्ता वस्तु वो वस्तु होते हैं, कंजप्शन गुड्स, जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। मानव की आवश्यकता को कैसे संतुष्ट करती है? प्रत्यक्ष रूप से। उपभोक्ता वस्तु वो वस्तु होती है जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। भाई जो व्यक्ति या मनुष्य वस्तु का प्रयोग करता है उसको सीधा संतुष्टि मिलती है, उपभोक्ता वस्तु। और पूंजीगत वस्तु वे वस्तु होती है जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट ना करके अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। ठीक है? जैसे कि ये बोर्ड बाबू आपको इनडायरेक्टली संतुष्ट कर रहा है और मुझे भी इनडायरेक्टली संतुष्ट करेगा। कैसे? आगे बताता हूं, रुकिए बच्चों। उपभोक्ता वस्तु जो होती है ना, इससे खरीदने में जो खर्चा है वो परिवार क्षेत्र या हम कह सकते हैं घरेलू क्षेत्र करता है। कौन करता है बच्चों? घरेलू क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं ना, चलो नोट डाउन कर लेना। घरेलू क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। तो ये जो घरेलू क्षेत्र होता है ये खर्चा करता है उपभोक्ता वस्तु पे, और पूंजीगत वस्तु पे कौन खर्चा करता है भैया? उत्पादक करता है। कौन करता है बाबू? उत्पादक, प्रोड्यूसर। जैसे कि मैंने इस स्क्रीन की बात करी, डिजिटल बोर्ड की बात करी, ये डिजिटल बोर्ड पे खर्चा किसने करा है? मैंने। आई एम अ प्रोड्यूसर, मैं उत्पादक हूं, है ना, और आप क्या है? कंज्यूमर है। बट ये बोर्ड आपको भी संतुष्ट कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, मुझे भी संतुष्ट कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। पूंजीगत वस्तुएं बाबू मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती हैं। ठीक है? पहला पॉइंट बताया था ना, उपभोक्ता वस्तु मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं क्योंकि मानव खुद अपने संतुष्टि के लिए इसका प्रयोग करता है, पर पूंजीगत वस्तु मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती है बाबू। उपभोक्ता वस्तु पे खर्चा कौन करता है? घरेलू क्षेत्र या परिवार क्षेत्र कह सकते हैं। और जबकि पूंजीगत वस्तु पे खर्चा कौन करता है? वह उत्पादक करता है, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता वस्तु पर किया गया व्यय बाबू उपभोग व्यय कहलाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जबकि पूंजीगत वस्तु पर किया गया व्यय निवेश व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? निवेश व्यय। क्लियर हो गए 3 पॉइंट? चौथा और आखिरी पॉइंट देख लीजिए, जो उपभोक्ता वस्तु का अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना बाबू तो इससे कल्याण होगा, अर्थव्यवस्था में निवासियों का क्या होगा? कल्याण।
और पूंजीगत वस्तु का अगर ज्यादा उत्पादन करते हैं तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बाबू, जीडीपी। एक और बार रिवाइज कर ले जल्दी से। देखिए, उपभोक्ता वस्तु वो वस्तु होती है जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। पूंजीगत वस्तु मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं संतुष्ट करती, अप्रत्यक्ष रूप से। उपभोक्ता वस्तुओं को कौन खरीदता है, घरेलू क्षेत्र। जबकि पूंजीगत वस्तुओं को कौन खरीदता है बाबू, उत्पादक क्षेत्र या उत्पादक, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या कहलाता है, उपभोग व्यय। जबकि सरकार पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या कहलाता है बाबू, निवेश व्यय। ठीक है। उपभोक्ता वस्तुओं का जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगा बाबू, कल्याण होगा अर्थव्यवस्था में। जबकि पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा, ज्यादा उत्पादन करते तो क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ होगी। क्लियर हो गया बाबू। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपभोग व्यय क्या होता है और इसके घटक क्या है बाबू। व्हाट इज द मीन बाय कंजप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या होता है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के घटक क्या क्या है। तो देखो बाबू, उपभोग व्यय क्या होता है। उपभोग व्यय समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो समग्र उपभोग होता है एक अर्थव्यवस्था में। एक अर्थव्यवस्था में बाबू परिवार क्षेत्र बोले तो घरेलू क्षेत्र खर्चा करती है, सरकारी क्षेत्र खर्चा करती है और एनजीओ खर्चा करती है। इन्हीं के खर्चों को अगर जोड़ दें तो हमारा निकलता है उपभोग व्यय। और उपभोग व्यय के घटक भी इन्हीं तीनों के खर्चों से बनता है। किसके, घरेलू क्षेत्र के, सरकार से और एनजीओ के। देखो बाबू, जो घरेलू क्षेत्र होता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं सेवाओं पे खर्चा करता है। जो सरकार होता है बाबू, सरकार उपभोक्ता वस्तुओं पे खर्चा करता है, सुरक्षा बलों पे खर्चा करता है, दोपहर के भोजन पे खर्चा करता है। ठीक है। और जो एनजीओज होती है वो दान वगैरह के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है। तो इसीलिए उपभोग व्यय के ये क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। तो बाबू ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अब वीडियो में कुछ सुधार करनी है, कुछ मैं आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट ला सकता हूं तो आप बताइएगा। अगर आप मेरे को कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मैं कैसे अपनी वीडियोस को और आप लोगों के लिए अच्छा ला सकता हूं। तो प्लीज बताया करें, कमेंट करा करें। कमेंट में आप लोग अपना नाम जरूर लिखा करें और अपने स्टेट भी लिख दिया करें ताकि मुझे पता रहे कौन कौन से बच्चे हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को एक ग्रुप बना दूं, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दूं, एक हमारी एक हिंदी के इकोनॉमिक्स के बच्चों की कम्युनिटी रेडी हो जाए हमारी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।